देखने को मिल रही है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो उन्होंने बोया था वही वो काटे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड का जो मुकदमे का जो ऑर्डर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। रिमांड में अतीक के शूटरों ने उगले राज। सामने आया शूटर्स के हैंडलर्स का चेहरा। शूटर अरुण का अतीक के बेटे से कनेक्शन। माफिया अतीक पर सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने वाले तीनों शूटर पुलिस रिमांड में शूटआउट का एक एक राज खोल रहे हैं। शूटर्स ने अब तक पुलिस को जो थ्योरी बताई है उसके मुताबिक उनका प्लान लॉरेंस बिश्नोई जैसा बड़ा गैंगस्टर बनने का था। हालांकि तीनों ही शूटर्स बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। पुलिस उनके एक बयान को वेरीफाई करने की कोशिश करती है, तब तक वो दूसरी थ्योरी सुनाने लगते हैं। यही वजह है कि अभी तक शूटर्स की थ्योरी पुलिस के गले नहीं उतर रही। जाहिर है तीनों जुराइम की दुनिया में भले ही नए हैं लेकिन बेहद शातिर हैं। लॉरेंस बिश्नोई की तरह ये बड़े गैंगस्टर बनना चाहते थे, माफिया के तौर पर बड़ा नाम कमाना चाहते थे और इसी वजह से पुलिस को ये लगता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है, जिसमें किसी गैंगस्टर ने इस बात का फायदा उठाते हुए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो कि ये नशे के आदी हैं और इस तरीके से गोली चलाकर ये अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा माफिया बनना चाहते हैं। बड़ा गैंगस्टर बनने की बात मान भी ली जाए तो भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर शूटर्स ने अतीक और अशरफ को मारने के लिए जिस जुगाना पिस्टल का इस्तेमाल किया वो इन तक कैसे पहुंची, क्योंकि जुगाना पिस्टल की जितनी कीमत है वो इन शूटर्स के बैकग्राउंड और हैसियत दोनों से मैच नहीं करती। ऐसे में प्रयागराज शूटआउट के पीछे किसी चौथे शख्स या फिर दूसरे गैंग के होने से पुलिस अब तक इनकार करती रही है। शूटर्स ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि शूटर्स को दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग के गुर्गों से जुगाना पिस्टल मिली थी। कानपुर के आम सप्लायर माफिया बाबर के जरिए ही तीनों गोगी गैंग के संपर्क में आए। तीनों शूटर्स ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि दिल्ली एनसीआर के गोगी गैंग के जरिए ही उन्हें जुगाना पिस्टल अपने पास मिली थी। गोगी गैंग ने ही इनकी लॉजिस्टिक्स में भी सपोर्ट किया था। हैरानी की बात यह है कि गोगी गैंग तक पहुंचने के लिए कानपुर के आम सप्लायर बाबर ने इनकी मदद की थी। बाबर के जरिए ही वो कनेक्टिविटी बनती है जिसके जरिए शूटर्स गोगी गैंग तक पहुंचते हैं। इससे पहले सनी सिंह की सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन की बात भी सामने आई थी। सनी सिंह ने कबूला था कि वो हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी के संपर्क में था। हालांकि बाद में सुंदर भाटी गैंग से खटपट होने पर सनी का इस गैंग से संपर्क खत्म हो गया। अभी हम जब तक चीजें साफ न हो जाएं, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिरफिरों की ही करतूत नहीं है। हम मतलब एक कहते हैं ना, पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि सिरफिरों करतूत थे। और जिस तरह की चीजें सामने आ रही कि वो किस जितेंद्र गोगी के गैंग से रुक रहा, तो हो सकता है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बट दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे किसी का दिमाग नहीं है। तो यही एसआईटी का सब्जेक्ट है। ये शूटर्स पुलिस को जो कुछ बता रहे हैं पुलिस उसे वेरीफाई भी कर रही है, क्योंकि पुलिस को अभी तक भी लग रहा है कि ये शूटर्स पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शूटर्स ने पूछताछ में ये भी खुलासा किया है कि उनका निशाना केवल अतीक और अशरफ थे। पुलिस पर फायरिंग करने का उनका कोई प्लान नहीं था। लेकिन इन शूटर्स को लेकर जो बड़ा सवाल बना हुआ है वो है कि आखिर कैसे ये तीनों शूटर एक दूसरे के संपर्क में आए। क्या इन तीनों का अतीक के गैंग से कोई कनेक्शन था? इसको लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उमेश पाल शूटआउट से पहले अतीक के बेटे असद ने शेर अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। शूटआउट से कुछ दिन पहले ही ग्रुप के ज्यादातर मेंबर इससे बाहर हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि अतीक पर गोली चलाने वाला शूटर अरुण इस ग्रुप का मेंबर था। यानी अतीक गैंग की पूरी जानकारी शूटर अरुण के पास होती थी। बाद में अरुण शेर अतीक ग्रुप से लेफ्ट हो गया। माफिया अतीक का बेटा असद शेर अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अतीक का हत्यारा अरुण मौर्य भी इस ग्रुप का एक्टिव मेंबर था। यानी कि असद जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी अतीक से संबंधित उस ग्रुप में डालता था, अरुण उस जानकारी को पढ़ता था। असद जो भी वीडियो या फिर अतीक से संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करता था, अरुण मौर्य उसका स्क्रीनशॉट लेता था। हैरानी की बात यह है
कि पता यह चला है कि अरुण मौर्य ने सारी जानकारी जुटाने के बाद उस ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। असद के व्हाट्सएप ग्रुप शेर अतीक से लेफ्ट होने के बाद शूटर अरुण मौर्य ने नया ग्रुप ज्वाइन किया। ये व्हाट्सएप ग्रुप था गैंग 90। सूत्रों के माने तो तीनों शूटर की इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जान पहचान हुई थी। पुलिस अब तक इस बात का पता लगा रही है कि क्या वाकई ये तीनों इसी ग्रुप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। गैंग 90 के नाम से एक नए ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि गैंग 90 आखिर क्या है। जिस तरीके से यूपी 16 नोएडा होता है, यूपी 14 गाजियाबाद होता है, यूपी 32 लखनऊ होता है, उसी तरीके से यूपी 90 बांदा होता है। यानी कि अरुण मौर्य का दूसरा साथी लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला था। यही वजह है कि गैंग का नाम गैंग 90 के नाम से रखा गया था। अतीक के तीनों शूटरों की क्राइम कुंडली खंगालने के लिए पुलिस और एसआईटी की टीम बांदा, हमीरपुर और कासगंज में लगातार इनके करीबियों से पूछताछ कर रही है। इसी दौरान एसआईटी ने गुरुवार को बांदा रेलवे स्टेशन से 3 पत्रकारों को हिरासत में लिया था, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इन तीनों पर शूटरों की मदद और ट्रेनिंग देने का आरोप है। तीनों पत्रकार एक लोकल न्यूज पोर्टल के लिए काम करते हैं। शूटरों को मीडिया से जुड़ी जानकारी इन्हीं 3 पत्रकारों ने दी थी। इससे पहले शूटर लवलेश तिवारी को रिपोर्टिंग की बारीकियां सिखाई। इसके साथ ही शूटरों को एक कैमरा लेने में भी तीनों ने मदद की थी। शूटआउट के दिन तीनों शूटर प्रयागराज में दिन भर पत्रकार बनकर अतीक और अशरफ से जुड़ी जानकारी जुटा रहे थे। पुलिस की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। एसआईटी अब स्टेशन से लेकर कॉलविन हॉस्पिटल तक के एक-एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लगी है। 40 से ज्यादा सीसीटीवी एसआईटी के हाथ लगे हैं, जिससे यह खुलासा हो सकता है कि क्या कोई और शख्स इन शूटर्स के साथ मौके पर पहुंचा था, क्योंकि जिस वक्त हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त तीनों शूटर्स के पास अपना मोबाइल फोन तक नहीं था। वहीं शूटआउट से पहले पुलिस जीप से उतरते वक्त माफिया अतीक किसे इशारा कर रहा था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में वहां जरूर कोई था जिसे अतीक जानता था, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इन शूटर्स को भी जानता था। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।